हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य साइको ब्रेन। और आज हम करने वाले हैं जनरल पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर आज की वीडियो में रहने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी के 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन हैं और आपको अपना स्कोर बताना है, ठीक है। साथ के साथ देखते रहना स्कोर कितना आएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो केवीएस एनवीएस DBBB के PYQ क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल से छांट के क्वेश्चन निकाले हैं। अब ये भी देखना पड़ रहा है कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगी है ये 15 क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए अब बहाने बनाना छोड़ दो। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, चांसेस हैं ऐसे। तो यहाँ पर बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बहाने बनाओगे और जो बच्चे हैं इस भीड़ में, और जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो सिलेक्शन ले लेंगे और आप ऐसे ही बहाने बनाते रहोगे, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर सारा कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्टिव ये कंटेंट है आपका। इसके बाद भी आप बहाने बनाओगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो यही एक मौका है, यही एक चांस है, इसको हाथ से जाने मत देना। चलिए सबसे पहले हम पहले यूट्यूब चैनल अपना आर्य साइको ब्रेन, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अपना आर्य साइको ब्रेन, यहाँ पर PDF नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर नहीं है तो 1 महीने में भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर बहाने नहीं बनाओगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आपका आर्य साइको ब्रेन, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए पहले ये आपके आईसीटी के क्वेश्चन हैं, हम हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से निकल कर। हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये KVS में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको अग का विलोम बताना है। अरे मैडम ये तो बहुत ईजी आ गया, इसको तो मैं से चुटकियों में निकाल देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो बताओ अग का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका विलोम विग हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है वाक्य में कुछ अशुद्धि है, उसको आपने छांटना है कहाँ पे कौन से सेंटेंस में अशुद्धि है। आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है और मैंने पढ़ा भी रखे हैं। कंप्लीट पेपर करा रखा है, जनरल पेपर, और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करा रखा है। तो चलिए बताइए, एक कहता है दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कदापि नहीं है, या फिर कोई भी एरर नहीं है। अब तक तो आप सबने आंसर यहाँ पे दे दिया होगा और बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। अब हिंदी में कोई एरर आए और हम ना निकालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे C बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कदापि नहीं आएगा। यहाँ पे आ सकता है, हम पहले पढ़ेंगे सेंटेंस को फिर बताएंगे। देखो, दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। आ सकता है, कदापि एक संस्कृत का वर्ड है, ये कैसे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आपको बताना है निम्न में से कौन से शब्द में गुण संधि है। बहुत अच्छे से संधि पढ़ा रखी है, बताओ किसी का गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इत्यादि, हिमालय, तल्लीन और देवेंद्र, बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल यहाँ पे देवेंद्र, देव प्लस इंदर क्या होता है, देवेंद्र होता है जी, बिल्कुल देवेंद्र होता है। और यहाँ पर एक निमोनिक जो बताया है अप्लाई हो सकता है। गुण संधि, जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि, और जहाँ इन मात्राओं में बढ़ोतरी हो जाती है 2 मात्राएं, तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि। क्या जी, वृद्धि संधि। अगर यहाँ पर अयादि की मैं बात करूँ, अयादि संधि, अये, आए, आव, ये अयादि में होते हैं। अगर दीर्घ की बात करूँ, दीर्घ संधि, जहाँ पे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होते हैं, और आपके होते हैं यण संधि, य, र, लव। अब यहाँ पर संधि बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है बताओगे जरा। सवर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि।
ये 3 आपकी क्या होती है, संधि होती हैं। चलिए अब आपको बताना है समानार्थी नहीं है, मतलब कि जो सिनोनिम नहीं है। तो हालांकि सिनोनिम नहीं पूछा तो इसका विपरीत ही बताना है, मतलब कि जो सिमिलर नहीं है, बस ये समझो। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। गवाक्ष, कपाट, पट या फाटक। तो बिल्कुल बताइए, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा लेवल अप है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो गवाक्ष यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ये जो गवाक्ष है, किसका गवाक्ष का मतलब क्या है, हमने तो नाम ही, शब्द ही पहली बार सुना है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो खिड़की होता है। क्या होता है, खिड़की होता है। और ये भी आ सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गवाक्ष का मतलब क्या होता है। कपाट एक संस्कृत का शब्द है, कपाट का मतलब भी दरवाजा होता है, पट का मतलब भी और फाटक का मतलब भी। तो ये इसके समानार्थी है, गवाक्ष नहीं है। अब ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया मुहावरों का। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है डर से घबराना, कुरूप होना या अत्यधिक सुंदर होना या फिर स्वास्थ्य ठीक न होना। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आपने दे ही दिया होगा, यहाँ हम भी बता देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल जो आपने बताया है वही इसका आंसर है ए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब कि डर से घबरा जाना। जब आप पेपर में बैठोगे और पेपर में बैठने के बाद एक ऐसा ही मुहावरा आपके सामने आ जाता है जिसको देख के आप कहोगे हो, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, अब यहाँ पे हम क्या टिक करें। तो जब आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मीन्स डर से घबराना। अब आपके इंग्लिश, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ 5 में से कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। सभी अपना आंसर मतलब कि बता दो कमेंट में कितने आपके सही हुए हैं, और आपको अपनी तैयारी का यहाँ पता लग जाएगा। मुझे लगता है हिंदी में तो मोस्टली सब बच्चों ने करेक्ट किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। तैयार हो? इंग्लिश तो बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है वो प्रपोजिशन का है। तो ही डील्स चाइनीज गुड, बताओ यहाँ पे क्या होगा। ही डील्स, देखो यहाँ पे ना डैश है, ही डील्स डैश चाइनीज गुड। इन आएगा, विद आएगा, ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे या फिर टू आएगा आपके सिलेबस में जनरल इंग्लिश में। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक है और यहाँ पर ये फिलिंग्स द ब्लैंक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल डालना भूल गई मैं। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अब किस किस को लग रहा है यहाँ पे सी करेक्ट है? कौन कौन है वो महानुभाव जो कह रहे हैं यहाँ पे सी करेक्ट है? तो चलिए, ही डील्स डैश चाइनीज गुड, यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो अपना ए करेक्ट रहेगा। अब ए क्यों रहेगा? जब बात बिजनेस की होती है, जब बात किसी मतलब कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है इनको ऑब्जेक्ट केसेस में। अगर विद की बात करें तो विद आपका पर्सन के साथ होता है, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पे इन और विद दोनों का ही यूज़ हो सकता है इस कंडीशन में, दोनों ही करेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इन होता है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ यूज़ होगा, और विद आपका पर्सन के साथ होता है। और अगर टू की मैं बात करूँ तो टू किसके लिए यूज़ होता है? टू होता है आपका जब आप किसी स्थान पर जा रहे हो, मूवमेंट के लिए, बेसिकली किसके लिए? मूवमेंट के लिए यूज़ होता है टू। और देखो यहाँ पे बताऊँगी आपको, जब आप यहाँ पे अपने घर पे हो और घर से आप कहाँ पे जा रहे हो? मार्केट में जा रहे हो जी, चले गए मार्केट में। अब घर से मार्केट में जाने के लिए ये मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पे टू का यूज़ होगा, और मार्केट से जब अपने घर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो इन होगा वो आपके बिजनेस एक्टिविटी पर्पस के लिए यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। जब किसी वस्तु की बात करते हैं जो निर्जीव है बेसिकली। विद आपका पीपल्स के साथ होता है, सजीव वस्तुओं के साथ। अब टू जो प्रपोजिशन है वो मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन, सिनोनिम्स का आपको बताना है। एविडेंस का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स बोले तो क्या है? समानार्थी, बिल्कुल करेक्ट। जब आप पढ़ रहे हो तो साथ के साथ बोलते रहा करो,
आपके आस पड़ोस वालों को, आपके घर वालों को पता तो लगना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे कोई। तो चलिए, अगर आप ऐसे बोलोगे साथ में तो आप बोर भी नहीं होगे और एनर्जेटिक फील करोगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड तक क्लास में। तो मुझे बताओ यहाँ पे सिनोनिम्स का, सिनोनिम्स बताना है एविडेंस का। किसका बताना है? एविडेंस का सिनोनिम्स। अरे ये तो बहुत ईजी आ गया। हाँ जी, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक तो आपको याद रखना है एविडेंस की स्पेलिंग। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ये DSSB का क्वेश्चन है, DSSB में आया हुआ था। एविडेंस की स्पेलिंग करेक्ट करनी है। कहीं पे लिखा हुआ था ई की जगह पे ए कर रखा था, और यहाँ पे सी जो या लास्ट है जो एविडेंस, और यहाँ पे ई की जगह पर सी कर रखा था। इस तरह का क्वेश्चन था। तो एक बार स्पेलिंग देखो आप अच्छे से। एविडेंस इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कहता है इंडिकेशन, बी कहता है रिफ्यूटेशन, सी कहता है डिनाइल, और डी कहता है कंसोलिमेंट, कंसीलमेंट। बताओ यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट रहने वाला है वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इंडिकेशन। अब यहाँ पे देखो, देखो एविडेंस होता क्या है। एविडेंस, अगर आपके पर्स की किसी ने चोरी कर ली, किसकी? आपके पर्स की किसी ने चोरी कर ली है, तो आप जाते हो किसके पास? आप जाते हो प्रिंसिपल के पास और कहते हो कि सर यहाँ पे मेरा जो फ्रेंड है या मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे पर्स की चोरी कर ली, मुझे पक्का एम डैम श्योर कि उसने मेरा पर्स चुराया है। तो प्रिंसिपल कहेगा ऐसे कैसे तुम कह रहे हो, सबूत दिखाओ। क्या दिखाओ? सबूत, एविडेंस दिखाओ, तभी हमें पता लगेगा कि फला ने चोरी करी है। ऐसे तो नहीं मानेंगे, ऐसे तो किसी का गिरेबान हम नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे एविडेंस। अगर बात करूँ इंडिकेशन की, इंडिकेशन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? अब आपने इंडिकेटर तो सभी को पता होगा। जब आप कहाँ पे राइट साइड जाते हो तो राइट का इंडिकेटर देते हो, लेफ्ट साइड जाते हो तो लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो। और यहाँ पर अगर पापा की प्रयोग की बात करें तो क्या हो जाएगा? उन्हें राइट साइड जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दे देंगे, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड जाना है तो राइट का इंडिकेटर दे देंगे। ये सिर्फ मजाक के लिए है, सच में नहीं है, है ना? रील्स में दिखाती हैं ऐसा, तो ये सिर्फ आपके मजाक के पर्पस के लिए है। तो चलिए, इंडिकेटर से आप याद रखोगे इंडिकेशन, आप इंडिकेट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो कहाँ पर जाना है, तो इससे आप याद करोगे। अगर मैं रिफ्यूटेशन और डिनाइल की बात करूँ, इन दोनों का सिमिलर मतलब है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। इन दोनों का मतलब रिफ्यूज़ करना होता है। और कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सील, क्या कर रहे हैं? सील कर रहे हैं। किसको? किसको कर रहे हैं सील? किसको कर रहे हैं बताओ आप? यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो आप, एक फ्रूटी की बोतल है। कौन सी? फ्रूटी की बोतल है, और उसको आपने सील कर दिया। आपने ढक्कन खोला, आपने थोड़ी सी पी ली, फिर आपके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, अगर मेरी इस फ्रूटी की बोतल को किसी ने पी लिया तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो युद्ध हो जाएगा यहाँ पे, और भाई बहन तो ऐसा करते हैं। तो आपने उसको दोबारा से सील कर दिया ताकि मेरे अलावा इसको कोई ना पी सके। अगर कोई पिएगा, ये सील टूटेगी तो मुझे पता लग जाएगा। तो कंसीलमेंट होता है छिपाना, ठीक है, सील बंद करना। इस तरह से आप याद रखो, और ये मोस्ट रिपीटेड है, बेसिकली आता है यहाँ से। और इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो वो रिवील हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, ये एंटोनिम का क्वेश्चन है। तो डिवोट का यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। प्योर, प्रोफिशेंट, प्रोफाउंड या फिर पैसिव। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा जी, क्या रहेगा? बिल्कुल 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 बताओ। यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। गलत हुआ किसी का या बिल्कुल सबके सही है? तो चलिए यहाँ पर देखो, डिवोट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल डिवोटेड होना। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ EMRS एग्ज़ाम को लेकर, अब मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो इसी एग्ज़ाम से लेकर हुई है। तो यहाँ पर जो EMRS के एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, और उस प्यार को, उस सहयोग को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती।
जो आप इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे सच में वो बहुत मोटिवेशन देते हैं। तो अब मैं बात करूँ डिवोटेड, मैं आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए बिल्कुल डिवोटेड हूँ। यहाँ पर इसका उल्टा आपको बताना है। प्योर और प्योर इसका सिनोनिम हो गया। अगर प्रोफिशेंट की बात करूँ, आपकी कोई स्किल है जिसमें आप बिल्कुल प्रो हो, प्रोफिशेंट। प्रोफाउंड की बात करें तो प्रो बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव की बात करें, ये क्या है, बिल्कुल पैसिव। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिवोट, यहाँ पे मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, और यहाँ पे आप क्या हो, पैसिव हो। आप बिल्कुल अपने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो, और मैं यहाँ पे रोज चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ आपको एग्जाम क्रैक करना है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। जो आप कहते हो आपको कोई नोट्स PDF वगैरह चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आपके स्पेशल सजेशन पर भी मैं क्लास लेकर आती हूँ, फिर भी आप बहाने पे बहाने लगाते जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है टू बेल द कैट, इडियम्स का मतलब आपको बताना है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बताओ। यहाँ पे मुहावरे का अर्थ, इडियम्स और फ्रेजेस आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पर टू फीड पेट्स या फिर टू प्ले विथ किड्स, सी कहता है टू लव कैट्स या फिर टू फेस रिस्क। बताओ यहाँ पे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ये शायद 5th 6th में चैप्टर आता है एक, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है सबने करेक्ट आंसर किया है, और यहाँ पर मैं भी लॉक कर देती हूँ अपने आंसर को। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा टू फेस रिस्क। क्या है, रिस्क। अब बिल्ली है, बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, ये वाली घंटी आप बिल्ली के गले में बांधना चाहते हो। क्यों बांधना चाहते हो, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहे हैं। चूहे कितने हैं, 10 चूहे हैं, 10 चूहों का एक ग्रुप है, और बिल्ली आती है डेली और एक चूहे को खा जाती है। डेली का काम है उसका, डेली एक चूहे को वो खा जाती है। अब यहाँ पर बचे कितने, 7 चूहे, और उन्होंने मिलकर अपनी एक मंडली बिठाई, और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, और जब बिल्ली आएगी हमें पता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने नहीं, चूहों ने। अब चूहे जो है वो घंटी को ले आए, लेकिन यहाँ पे समस्या यही थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, टू फेस रिस्क। इस रिस्क को कौन फेस करेगा, कौन जाएगा मरने के लिए। ठीक है जी। चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। यहाँ पे आपको एरर बतानी है। क्या बतानी है जी, एरर बतानी है। चलिए, आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, नो एरर। तो बताइएगा फटाफट से यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। चलो आपके क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बना देती हूँ। यहाँ पर जो एरर है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। अब तो बता दो करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है वो ए, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ए में एरर है। अब क्यों एरर है ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। आफ्टर नोइंग ट्रुथ, सच को जानने के बाद, दे टुक द राइट डिसीजन। टुक है तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रही हैं। दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, सच को जानने के बाद वो उस मैटर पर राइट डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर और तो सारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एरर क्या है, एरर यहाँ पे ट्रुथ में एरर है। यहाँ पे ट्रुथ से पहले द लगेगा। द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। अब यहाँ पर ट्रुथ जो है वो एक ही होता है। क्या होता है, एक ही ट्रुथ होता है। यहाँ पर ट्रुथ एक डेफिनेट है, और डेफिनेट के आगे आपको द लगाना है। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, नो एरर। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा। अब आगे से याद रखना है आपको। अब यहाँ पर अगर बात करें, जो ट्रुथ है वो एक ही क्यों होगा, ट्रुथ अलग अलग क्यों नहीं हो सकते, ट्रुथ डेफिनेट क्यों है, इनडेफिनेट क्यों नहीं। लॉजिक समझना जरूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में याद रख पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके एग्ज़ाम की फ़ीस की, किसकी, आपके एग्ज़ाम की फ़ीस की। अगर यहाँ पर मान के चले आपने जो ई है हमारा इसका फॉर्म फिल करा था, क्या फिल किया था, फॉर्म फिल करा था, और वहाँ पर आपने 1100 रुपये फ़ीस दी है। मतलब कि फॉर्म भरने की फ़ीस ही 1100 रुपये थी। सभी कैटेगरीज की मान के चलेंगे 1100 रुपये उसकी फ़ीस थी। अब यहाँ पर आपकी जो आंटी है,
यहाँ पर आपकी आंटी पूछती है, अच्छा तुमने जो फॉर्म फिल करा था उसकी फ़ीस कितनी दी है। अब आंटी को तो पता नहीं है ना, उन्होंने फॉर्म फिल करना है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि आंटी मैंने तो 2,000 रुपये दिए थे। कितने? 2,000 रुपये फ़ीस थी उसकी फॉर्म की। तो आंटी कहती है अच्छा इतनी महंगी। आप कहती हाँ जी आंटी इतनी महंगी थी। अब यहाँ पर 2,000 रुपये आपने कह दिए, लेकिन वो सच तो नहीं है। सच तो 1,100 रुपये है। अगर यहाँ पर आप 1,101 बताते तो भी तो वो सच नहीं था। सच डेफिनेट है, और क्या है वो सिर्फ 1,100 रुपये है, ना 1 रुपये ऊपर ना 1 रुपये नीचे। बात आई समझ में? चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर द ट्रुथ क्या है, यहाँ पे डेफिनेट है। ए और एन यूज़ होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल में, और ए ई आई ओ यू क्या है, ये वोवल है, और वोवल जो है एन में लगते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड जो देते हैं वहाँ पे लगता है ए। अब चलते हैं किसके, आईसीटी के क्वेश्चंस पर। अब ये है आपके आईसीटी के क्वेश्चन, तो बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, और ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एकेडमिक टेस्टिंग। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा एकेडमिक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, आंसर भी दिख गया। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ पर जो हमने अभी क्वेश्चन करे हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन करे हैं उनमें आपको बताना है 5 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे आया है। बताओ फटाफट से कितना स्कोर आपका आया है। चलिए, तो आपको बताना है एकेडमिक टेस्टिंग में कौन सा यूज़ किया जाता है, MICR, OCR और OMR। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है जी वो आपका OMR करेक्ट रहने वाला है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। अब ये OMR है क्या जी? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है। अगर OCR की बात करूँ तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। अगर यहाँ पर POS क्या होता है जी? POS होता है जी आपका पॉइंट ऑफ सेल। अगर यहाँ पर बात करूँ MICR की, तो ये क्या होता है, फुल फॉर्म आपको याद करनी है सबकी। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है जी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। एग्जाम में कहीं कहीं रीडर दे दिया जाता है, कहीं पर रिकॉग्निशन। आपको दोनों ही शब्द याद रखने हैं, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अब इनको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है बताओ मुझे। ये OMR है, OMR मशीन, जहाँ पर आपके चेक होंगे पेपर्स जिस तरह से होते हैं। यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है, और ये बहुत ही जल्दी आपके ये जितने भी पेपर्स हैं इनको चेक कर देगा। क्या कर देगा जी? चेक कर देगा। अब यहाँ पर इसमें होता क्या है, आपका जो ये पेपर है, ये क्या है, आपका ये कागज़ है। जैसे कि इस कागज़ पर लिखे हुए जो ये चिन्ह आपने फिल करे हैं ना, ये गोले आपने फिल करे, इनको रिकग्नाइज करने के लिए, इनको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है OMR का। आज के बाद कभी नहीं भूलना है। और आपको इसीलिए कहा जाता है कि ये जो गोले हैं ये आपको बिल्कुल डार्क फिल करने हैं, इसीलिए कहा जाता है वो। अगर आगे मैं बात करूँ, ये मैग्नेटिक इंक का कैरेक्टर रीडर इस तरह का होता है, और ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे देखो, ये इस तरह की मशीन आपकी होती है, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो MICR है, इसमें देखो स्पेशली जो है इसका यूज़ किया जाता है, जो बैंक के चेक वगैरह होते हैं, अकाउंट नंबर होता है जो कि मैग्नेटिक स्याही से लिखे जाते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है MICR। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है बैंक में। ठीक है, अब अगर मैं, अगला क्वेश्चन आ गया, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया ये। नहीं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बिल्कुल। देखो यहाँ पर देखो, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो एक तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखने में क्या हर्ज है। जो आपका ये यही है, यहीं से बताऊँगी।
जो आपका MICR है, ये तो आपको पता लग गया बैंक पर्पज़ के लिए होता है, चेक नंबर वगैरह जो बैंक अकाउंट नंबर है जो कि मैग्नेटिक स्याही से लिखे होते हैं उनको पहचानने के लिए। अगर POS की बात करूँ तो ये आपका होता क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ सेल होता है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब OCR जो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसमें आपके फ़ॉन्ट बने हुए होते हैं। इसमें क्या है, जो कंप्यूटर होगा उसमें फ़ॉन्ट पहले से ही स्टोर होते हैं, और इसमें जो टाइपराइटर होता है या हाथ से लिखे हुए पुराने आपके टेक्स्ट वगैरह हो गए, क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर हो गए, इनको ये इजीली पढ़ लेगा। अगर OMR आपको पता लग गया, बहुत एक्यूरेट वे, इजी टू यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आपका होता है जी बार कोड रीडर। मैंने आपको पढ़ा भी रखा पहले, लेकिन फिर भी देख लो, इम्पोर्टेंट है ये। जो बार कोड रीडर है, एक तो ये याद रखना है, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है जी, इनपुट डिवाइस होता है। और ये जो बार कोड रीडर होता है ना, ये 13 नंबर्स का होता है। कितने? 13 नंबर का। अब 13 नंबर में पहले जो खाली जगह नहीं है यहाँ पे बताऊंगी। देखो, पहले जो आपके 13 नंबर होंगे, और पहले जो 2 नंबर हैं, पहले 2 नंबर आपके कंट्री का नाम होगा। किसका? कंट्री का नाम। और अगले जो 5 नंबर होते हैं उसमें क्या होगा? कंपनी की डिटेल होगी, कंपनी की डिटेल होगी। उसके बाद अगले जो 5 होंगे, क्या होंगे अगले 5? उसमें आपकी प्रोडक्ट की डिटेल होगी, कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया या क्या कुछ है, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो सारी प्रोडक्ट की डिटेल उसमें होगी। उसके बाद 5, 10, 12, 1 बच गया। और जो लास्ट का होता है, लास्ट में ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा। ये क्या है? आपका बार कोड रीडर। और इस बार कोड रीडर में एक चीज़ याद रखनी है, इस तरह का आपका बना होता है। आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर देखा होगा आपने, इस तरह का बना होता है, ये ब्लैक वाइट अक्षर में इस तरह का होता है। यहाँ पे जो बार कोड रीडर होता है वो आपकी जो ये ब्लैक जो लाइन होती है ऊपर की, इनको स्कैन नहीं करता है। ये करता है जो नीचे की, जो बैकग्राउंड में, जो ये बैकग्राउंड में आपकी वाइट लाइन्स होती है, उनको स्कैन करता है। ठीक है जी। अब इसी के साथ और एक चीज़ समझ लेते हैं। एक होती है आपकी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक तो फुल फॉर्म याद करनी है, एक आपको इसका पता होना चाहिए। आप सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, मंगवाते हो, है ना, सभी मंगवाते हैं, तो आपको कहते हैं ना कि भाई हाँ, आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच हो चुका है, और ट्रेस करते रहे इसको, है ना। आप देखते हो कहाँ तक पहुँच गया, कैसे पहुँच गया, है ना, कहाँ आ गया, कितने दिनों में हमारे पास पहुँच जाएगा। तो वो इसकी मेहरबानी है जिसकी वजह से आपको पता लगता है। अब यहाँ पर बहुत एक छोटी सी चिप लगी होती है, सिलिकॉन चिप, जो आपके ऑर्डर पर चिपका दी जाती है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की मूवमेंट को, कहाँ गया है, कहाँ मतलब कि कहाँ तक पहुँच गया। इस तरह की जो मूवमेंट है वो आपको पता लगती रहती है। चलिए, अब आप चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है एरर रिमूवल फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। आप अपने प्रोग्राम से एरर को रिमूव करना चाहते हो, उसके लिए क्या यूज़ करोगे? यहाँ पे बताओ मुझे करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है जी, वो अपना डीबगिंग यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। जब मैंने आपको मेमोरी का टॉपिक पढ़ाया था, आपको जो कॉल्ड वुटिंग, वार्म वुटिंग वो पढ़ाए थे, उसमें भी मैंने आपको ये डीबगिंग वाला समझा रखा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो बग है वो क्या होता है? बग आपकी एरर होती है जी। और इस बग को, इस एरर को रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हो डीबगिंग का। वेरी सिंपल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको फुल फॉर्म बतानी है AT की, अप्लाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी या एडिशनल टेक्नोलॉजी, या फिर फोर्थ ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही करेक्ट होंगे। तो बताओ मुझे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर AT की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मैनुअल डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय विच डिवाइस। जो डेटा है वो एंटर कराते हो किस डिवाइस की हेल्प से? कीबोर्ड, MICR, OCR या फिर स्कैनर? हाँ जी, बताओ मुझे क्या करेक्ट रहने वाला है। और ये सारे डिवाइस आपके कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं? क्या है जी? इनपुट डिवाइसेस हैं। देख लो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला कीबोर्ड करेक्ट रहने वाला है। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104 से 108। और ये MICR, OCR और स्कैनर बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा। बाय डिफॉल्ट एन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स ओपन डैश व्यूज। तो बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड में कौन सा व्यू ओपन होता है? ड्राफ्ट का, प्रिंट लेआउट का, आउटलाइन का या फिर वेब लेआउट का? अब इस 2007 ने आपको घुमा दिया होगा, है ना? लग रहा है मुझे इस 2007 ने घुमा दिया। तो एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा आपको और आप घूम जाओगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहने वाला है वो प्रिंट लेआउट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। MS वर्ड याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, अगर आप एक्सेल की बात करोगे, किसकी? एक्सेल की। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा? नॉर्मल व्यू होता है। और अगर पावर पॉइंट की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट में भी नॉर्मल व्यू ही ओपन होता है। लेकिन 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 यहाँ पर दे कैन स्पेसिफाई द पावर पॉइंट ओपन्स इन अ डिफरेंट वे। अगर कोई प्रेफर करता है तो वो किस में ओपन हो सकता है? स्लाइड शो व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में और नोट पेज व्यू में। ठीक है, यहाँ से ये 2-4 फैक्ट आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। अब मुझे ये बता दो, आपके ICT में 5 में से कितने स्कोर आए हैं? और फिर आप अब मुझे टोटल भी बता दो, टोटल 15 में से कितने आपके स्कोर बने हैं। तो यही आपके एग्ज़ाम का भी लेवल रहने वाला है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बस तैयारी करती रहनी है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ठीक है जी। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है जो समझ में नहीं आ रहा, उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर भी क्लासेस लेकर आऊँगी। लेकिन शर्त यही है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक सीट अब की बार पक्की कर लेनी है और नाम रोशन करना है किसका? आर्या साइको ब्रेन का। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आप सजेस्ट करोगे जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।